Hi guys, welcome to the YouTube session on grammar sessions. Now today's my topic is on figure of speech part 1. Starting with what is figure of speech? Figure of speech are an important poetic device. Figure of speech क्या है? वो एक important poetic device है. हम क्यों यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पोएम में poetic effect ऐड करने के लिए. उसमें कई टाइप की figure of speech होती है. For example, first is simile. In this figure of speech, comparison is made between two different things having one point in common between them. इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होती है दो चीजों के बीच में. किस तरीके से? सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लाइक एज, सो एंड लाइक. These three words are used to do comparison between any two objects which have a common point between them. Let's see an example. The army came like a storm. Here army is compared with the storm. बट किस तरीके से हमने कंपेयर किया? लाइक वर्ड से. अगर किसी भी सेंटेंस में हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक सो, एज एंड लाइक, तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे सिमिली. नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. These are the seasons of emotion and like the winds they rise and fall. Again, seasons of emotions किसके साथ कंपेयर की गई है? Winds they rise and fall. किस वर्ड के थ्रू? लाइक. तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे हम सिमिली. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर. Here comparison is made without the use of words like as, so, like, etc. मतलब कि सिमिली में हम इन तीन वर्ड्स का यूज करके दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे. पर मेटाफर में कंपैरिजन तो होगा लेकिन इन तीनों वर्ड्स का यूज नहीं होगा. सी, इट इज इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट. मतलब कि हम उसे इनडायरेक्ट तरीके से इम्प्लाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में. I know you will understand with the help of an example. Let's take an example. He is Hitler of our school. अब किसी भी बॉय को हमने कह दिया कि वो हिटलर ऑफ द स्कूल है. हमने वर्ड्स यूज किए सो, लाइक, एस नहीं, पर फिर भी हमने उसे बोल दिया. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे मेटाफर. सी नेक्स्ट. माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स. माइटी हार्ट्स मतलब कि बड़े दिल. बड़े दिल छोटे से सेशंस में हम स्टोर कर देते हैं. तो अगेन हमने कंपेयर किया. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एस, सो, लाइक इन तीन वर्ड्स का यूज नहीं होता पर फिर भी कंपैरिजन कर देते हैं, इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे मेटाफर. नेक्स्ट इज personification. When non-living objects are given human action, feeling or emotion, it is called personification. इसमें क्या होता है? हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की एक्शन, ह्यूमन की इमोशंस या ह्यूमन की फीलिंग हम दे देते हैं. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे personification. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ वॉज क्रूअल टू हिम. अब नॉन लिविंग थिंग इसमें क्या है? लाइफ. बट ह्यूमन की फीलिंग, ह्यूमन की इमोशंस इसमें क्या है? क्रूअल. अगेन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन की. मतलब कि लाइफ को हमने एक ह्यूमन की क्वालिटी दी. कौन सी है? क्रूअलिटी की. तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच जिसमें नॉन लिविंग थिंग को कोई भी ह्यूमन का एक्शन, ह्यूमन की इमोशंस, ह्यूमन की फीलिंग अगर हम दे देते हैं तो उस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे personification. Next is earth has not anything to show more fair. अर्थ अगेन नॉन लिविंग थिंग. और फेयर मतलब कि अच्छा. अच्छे भी किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन की. तो अर्थ को हमने अगेन फेयर बोला. इस तरीके से हमने अगेन नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की एक्शन दी. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे पर्सनिफिकेशन. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी. Here, inanimate objects or non-living things are directly addressed by the poet. मतलब कि अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो हम जैसे एक इंसान को बुलाते हैं ना, उस तरीके से हम उसको बुलाएंगे. मतलब कि पोएट उस नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्टली एड्रेस करता है जिस तरीके से हम कोई भी लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं. सिर्फ और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन टू एज इफ दे आर नॉन लिविंग थिंग. लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम बुलाएंगे ऐसे उसमें कुछ है कि हम उसे बुला रहे हैं. सी फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ हैव यू नो पिटी. ओ डेथ मतलब कि ओ मृत्यु,
अगेन वो तो नॉन लिविंग थिंग है, पर फिर भी हम कोई भी इंसान को बुलाते हैं इस तरीके से हमने उसे बुलाया, ओ डेथ, इसीलिए वो हुआ एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। सी नेक्स्ट, ऑल्दो द ब्रीथ बी रूड, ब्रीथ अगेन नॉन लिविंग थिंग, रूड आया, फिर भी हमने उसे बुलाया, इसीलिए इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज hyperbole. In this figure of speech, the poet exaggerates or makes an overstatement to emphasize a point. मतलब कि एक छोटे से पॉइंट को बड़ा चढ़ा के पोएट बोलता है, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे हाइपरबोले। सी फॉर एग्जाम्पल, शी फिल द ओशन विथ हर टीयर्स। अब अगर कोई भी रोता है तो उसके आंसुओं से ओशन नहीं भर जाता, ये तो बढ़ा चढ़ा के बोला उसने। तो अगर कोई भी छोटा सा पॉइंट बढ़ा चढ़ा के कोई बोलता है सिर्फ और सिर्फ पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे हाइपरबोले। दिस नाइफ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। अब नाइफ है वो तो एक छोटा सा इंसेक्ट है, छोटा सा इंसेक्ट पूरी दुनिया को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो हाइपर तरीके से बोले कि वो तो खत्म कर देगी दुनिया को, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। Next is euphemism. Here the poet refers to the harsh facts in a mild way. इसमें क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी कटाक्ष में होते हैं और उसमें भी हम कटाक्ष तरीके से बोलते हैं, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं euphemism. It is mainly used in the context of death. मतलब कि वो सेंटेंस में कहीं पे लिखा नहीं होता कि ये डेथ के पर है, पर वो इनडायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करते हैं ये डेथ के पर है। सी फॉर एग्जाम्पल, ही पास अवे टू अर्ली, वो बहुत जल्दी चला गया, अगेन चला गया मतलब कि ही डाइड, अगेन आया, तो ये किसके कंटेंट्स में आया, डेड के कंटेंट्स में। इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे यूफेनिज्म फिगर ऑफ स्पीच। See next example. They passed away in one high funeral gleam. Again I have funeral gleam. तो ये भी क्या बता रहा है कि ये भी इन कंटेंट्स ऑफ डेथ है, तो कोई भी फिगर ऑफ स्पीच अगर डेथ के कंटेंट्स में जा रही हो तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे यूफेनिज्म फिगर ऑफ स्पीच। See next, repetition. When particular words are repeated in the same sentence for greater poetic effect, it is called repetition. इसमें क्या होता है, एक ही तरीके के वर्ड बार बार रिपीट होंगे एक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। ये सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि अगर आपको एक सेंटेंस में एक वर्ड एक से ज्यादा बार दिखे तो वो हो जाती है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। सी नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, रेन रेन गो अवे गो अवे। रेन रेन दो बार रिपीट हुआ, गो अवे दो बार रिपीट हुआ, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे रिपीटेशन, जिसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं। See next example. I hope to see my pilot face to face. Face वर्ड है वो दो बार रिपीट हुआ, तो एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स और या दो से ज्यादा वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे रिपीटिशन। See next, alliteration. Here consonant sounds are repeated in a sentence for musical effect. Let me clear one thing. Consonant क्या है और vowel क्या है? Vowel है A, E, I, O, U. अब इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से A, E, I, O, U वोवेल्स है। अब 26 माइनस 5 हो गए तो 21। अब ये जो 21 बचे हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि A, E, I, O, U के अलावा जो भी अल्फाबेट्स बचते हैं इंग्लिश में वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर एक ही सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड्स का म्यूजिकल इफेक्ट आए तो इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, शी शेल्स ऑन द शी शोर, श आया, तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे इलिट्रेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं और उसके थ्रू म्यूजिकल इफेक्ट आता है। शी शेल्स ऑन द शी शोर। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। इसमें भी श नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ऐसी कॉन्सोनेंट हो, कई सारे और कॉन्सोनेंट्स हैं एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या होते हैं, वोवेल्स। इसीलिए अगर कोई भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो
तो उस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे alliteration figure of speech. See next is interrogation. In this figure of speech, a question is asked by the poet which does not necessarily need an answer. ये सबसे easy figure of speech है. इसमें क्या होगा कि sentence है, उसके last में question mark दिया होगा. आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये interrogation figure of speech है. अब उस क्वेश्चन का आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और हमें ढूंढना नहीं है कि इसका आंसर है या नहीं. इसीलिए अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे तो उसको आंख बंद करके बोल देना कि इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देखिए, इट इज आस्क्ड जस्ट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली. इसमें भी हर एक फिगर ऑफ स्पीच में एक पॉइंट कॉमन है कि पोएट सिर्फ और सिर्फ ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है क्योंकि उनको पोएटिक इफेक्ट चाहिए इन द पोएम. See for example, when will it rain? I do not know. कब बारिश आएगी, क्यों बारिश आएगी, मुझे कुछ पता नहीं है, पर बारिश सिर्फ आने वाली है और हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क चाहिए एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी इंट्रोगेशन. सी नेक्स्ट. ओ डेथ, व्हाट डू यू वांट ऑफ मी? पता नहीं डेथ को उसके पास से क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, हमारा काम बन गया. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच. सी नेक्स्ट. एक्सक्लेमेशन. ये उसकी पड़ोसी बहन है. इंट्रोगेशन में हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेशन में हमें क्या चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ही हमें पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है या एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देखते हैं कैसे. यानी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ प्लेन स्टेटमेंट. अगर कोई भी सेंटेंस प्लेन है और हमें उसमें और तरीके से अटेंशन सबका ड्रॉ करना है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे. देखो कैसे. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कन्वेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर कोई भी फीलिंग है, वाव, हुर्रे, तो आगे हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना तो उसकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है. देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल, वाव व्हाट अ ब्यूटी. ये तो हमने प्लेन तरीके से बोल दिया. अब एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इफेक्ट के साथ बोलते हैं, वाव व्हाट अ ब्यूटी. इन दोनों के टोन में कितना डिफरेंस है ये पता है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके. देखते हैं सेकंड एग्जांपल. द हॉकिंग हॉर्न्स एंड जूमिंग मोटर बाइक्स. आया एक्सक्लेमेशन मार्क, आंख बंद करके बोल देने का एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है ये. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, टोटोलॉजी. हम ये डफ तो नहीं बोल सकते, पर आपको तभी आएगी जब आपको समानार्थी शब्द मीन्स सिनोनियम्स आते हो, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स दिए होंगे जिसके सेम मीनिंग होंगे, तो आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है. देखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग. देखा, एक ही वर्ड होगा या फिर एक से ज्यादा वर्ड होगा जो ऐसे ही रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, तीनों के मीनिंग सेम है फिर भी पोएट यूज करते ही है क्योंकि एक ही रीजन है उसके पीछे, टू गेट poetic effect in it. That's it. See next one. They are used in the same line or couplet to produce greater poetic effect. पता है, देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ. It was a dull and gloomy night. Dull और gloomy दो वर्ड है लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है, डार्क नाइट है. फिर भी पोएट ने एक ही लाइन में दो वर्ड यूज किए. तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो. वीकनेस और वो दोनों का मीनिंग अगेन सेम होता है फिर भी यूज किए गए हैं. मतलब कि आपको एक सेंटेंस में पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स होते हैं. अगर आपको पता चल जाए तो वो होगी टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच. सी नेक्स्ट, एंटीथेसिस. एंटी मतलब कि ऑपोजिट. वो उसकी पड़ोसी बहन. किसकी पड़ोसी बहन? टोटोलॉजी की. टोटोलॉजी में क्या था, सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड यूज होते हैं और एंटीथेसिस में ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज होते हैं एक ही लाइन में. देखते हैं कैसे. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑपोजिट वर्ड्स और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, लाइफ इज फुल ऑफ होप एंड डिस्पेयर. होप मतलब कि आशा, डिस्पेयर मीन्स निराशा. एक ही लाइन में दोनों वर्ड्स यूज हुए. किसके लिए? पोएटिक इफेक्ट देने के लिए. तो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए. इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे एंटीथेसिस. सी नेक्स्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन डिरेस्ट. अपवर्ड मतलब कि ऊपर, डाउनवर्ड मतलब कि नीचे.
एक ही लाइन में दो पॉजिटिव्स हुए, तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे एंटीथेसिस। नेक्स्ट इज onomatopoeia. Here the sound of words suggest or the echo the meaning of the word. ये भी सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही सेंटेंस में सिर्फ साउंड ढूंढने हैं, साउंड जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग उसमें से निकालते हैं। देखो कैसे। एग्जाम्पल, द कार विज्ड पास्ट अस। विज्ड करके साउंड आया कार में से और वो पास हो गए हमारे पास में से, ऐसा हुआ। तो इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया, जिसमें विज्ड, टंगलिंग इस तरीके से साउंड आए। देखो कैसे। They hear the tolling bell. बेल ने कौन सा साउंड बजाया? टॉलिंग, तो साउंड प्रोड्यूस किया। इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच अगर आए जिसमें साउंड दिखाते हैं वो लोग, तो उसको हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया। चलो अब शॉर्टकट ट्रिक से अब तक का हम जो कुछ भी पढ़े हैं उसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है ताकि आप तुरंत ही उसको रिकैप कर सकें। देखो कैसे। सिमिलरली फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। किन तीन वर्ड से? सो, लाइक एंड एस से। मेटाफोर में क्या होगा? इन तीन वर्ड्स का यूज नहीं होगा। कौन से तीन वर्ड्स का यूज नहीं होगा? सो, लाइक एंड एस, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगी दो थिंग्स के बीच में। पर्सनिफिकेशन, उसमें क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम ह्यूमन की एक्शन, ह्यूमन की इमोशन, ह्यूमन की फीलिंग देते हैं, तो इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे पर्सनिफिकेशन। एपोस्ट्रोफी है, उसमें क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स आर एड्रेस्ड बाय द पोएट। नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको पोएट बुलाता है, तो अगर ऐसा कुछ भी दिखे एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। हाइपर बोले, ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे कि मैं एक आपको ट्रिक देती हूँ, जैसे भी नाम हो ना उसी तरीके से वो वर्क करेगा। देखें, जैसे पर्सनिफिकेशन तो ह्यूमन के रिलेटेड है कि ह्यूमन की हम एक्शन, ह्यूमन की फीलिंग, ह्यूमन की एक्शन हम उसे देते हैं। हाइपर बोले आया तो हाइपर तरीके से बोलना। फिर देखिए रिपीटेशन, तो उसमें क्या होगा? वर्ड्स रिपीट होंगे। अब देखिए यूफेनिज्म, वो किसके? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेथ, मतलब कि वो सेंटेंस में डेथ के पर आपको ले जाएगा। रिपीटेशन तो मैंने अभी कहा आपको, वर्ड्स रिपीट होंगे। सी नेक्स्ट, alliteration. Consonant sounds are repeated. Once again telling vowels are A, E, I, O and U. Apart from these 5 alphabets, other 24 alphabets of English are called consonants. Consonant sounds अगर repeat हो तो वो होगी alliteration figure of speech. Interrogation, इसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। हो गया, जैसे नाम वैसे ही वो एक्ट करेंगे। अब देखो टोटोलॉजी, unnecessary repetition of words with similar meaning. सिमिलर मीनिंग है वर्ड्स के, फिर भी एक ही सेंटेंस में रिपीट करते जाते हैं। एंटीथेसिस, ऑपोजिट वर्ड्स यूज होंगे उसमें। और ओनोमेटोपिया, साउंड ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स में से साउंड वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी थी मेरी फिगर ऑफ स्पीचेस। होप यू ऑल हैव लाइक्ड माय सेशंस एंड एंजॉयड इट वेरी मच। So do like it, please share it and subscribe it for more videos and for figure of speech part 2. Thank you.